नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे जिसमें जेएसएससी सीजीएल का मुद्दा कितना पीछे छूट गया, इस पर पूरा विश्लेषण होगा। कल देर रात को जो हमने विश्लेषण किया था कि 18 तारीख का सीट को बुक कर लिया है जेपीएससी ने अगस्त वाला, तो आगे क्या कुछ होगा। और दूसरा प्रमुख मुद्दा आपको बताएंगे कि क्या 20, 22 और 24 अगस्त का सीट इलेक्शन कमीशन बुक करने वाली है। क्या ये सब के बीच में जेएसएससी सीजीएल की फजीहत हो रही है और क्या सरकार की भी फजीहत हो रही है, तो इस पर पूरा और संपूर्ण विश्लेषण होगा आज। इसके साथ साथ हेमंत सोरेन 200 यूनिट बिजली फ्री करने की बात अब कर दिए हैं। ये नया क्या दांव है, क्या इस पर फायदा होगा, इस पर बात करेंगे। बाबूलाल मरंडी ने आज ये कहा है कि जो डेमोग्राफी बदला है उसके मायने क्या होंगे, क्या इस पर जांच भी होगा। और सबसे बड़ा आज जो मुद्दा उठा है वो उठा है ये, क्या झारखंड का एक बार फिर से 2 राज्य में विभाजन होने वाला है। क्या झारखंड के अंदर एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनने वाला है, इस पर भी पूरा विश्लेषण करेंगे। और इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि हेमंत सोरेन वन महोत्सव में है और वन महोत्सव में उन्होंने क्या कुछ कहा है कि किस प्रकार से पेड़ लगाना चाहिए। स्टूडेंट के मुद्दे पर हेमंत सोरेन क्या बोल रहे हैं ये भी कोशिश करेंगे आपको समझाने की। और साथ में जेएमएम का एक वीडियो आज फिर सुर्खियों में आया, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने ऑफिशियल हैंडल में ये बताया है कि जो नौकरी उनकी सरकार ने दे दिया, ये अच्छों को सोचना पड़ेगा। और नौकरी पाने वाले लोग क्या करें ये भी आपको सुनवाएंगे आज के इस पूरे न्यूज के दौरान। और इसके साथ साथ अन्य खबर भी होगा, लेकिन आज की शुरुआत करें तो आज की शुरुआत करते हैं जेएमएम के उस वीडियो के साथ जिसमें उन्होंने ये दावा किया है कि जेएसएससी जो है वो नौकरी दी है और नौकरी पाने के बाद स्टूडेंट मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को भी अदा करना चाहता है कि हम लोग के कैबिनेट से लाया गया। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन को हम जोहार करते हैं कि हम लोग फंसे थे कैंगून में, वो वापस लाया गया और सहयोग राशि देने के काम कर रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब आपको सुनवाते हैं कि आज हेमंत सोरेन ने विधानसभा सत्र के पहले वन महोत्सव में पहुंचे और वहां उन्होंने क्या कहा, और उसके बाद आपको बाबूलाल मरंडी की उन तस्वीरों को भी समझाएंगे। और साथ ही साथ आपको ये बताएंगे कि क्या झारखंड में डेमोग्राफी बदला है तो इससे क्या होगा, और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा पर कितना बड़ा ग्रहण लग रहा। सुनिए पहले हेमंत सोरेन को। उन्होंने वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया है। ये कार्यक्रम विधानसभा अध्यक्ष जी ने आहूत किया था और इसके इनके सौजन्य से विपक्ष सब मिलकर के यहाँ आज वृक्षारोपण का काम कर रहे हैं। और हम चाहेंगे कि यहाँ आप लोग अनगिनत संख्या में पत्रकार मित्रों लोग दिख रहे हैं, आप लोग भी एक एक पेड़ लेके जाइए, अपने घरों पे लगाइए। आप भी सुरक्षित रहिए और पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। धन्यवाद, जोहार। अब आपको बताते हैं कि जेएसएससी सीजीएल जो मोस्ट एवेटेड एग्जाम है उसे लेकर क्यों संशय बन रहा है और ये संशय का बादल कब छटेगा, कैसे छटेगा। हर एग्जाम की जो डेट आती जा रही है, कल ही देर रात का हमारा जो विश्लेषण था 18 अगस्त वाला, और वो 18 अगस्त जो बुक किया जेपीएससी ने, उसके बाद आज जो खबर पहले भी एक बार हमने बताया था कि आचार संहिता लगेगी, तो वो खबर भी आज पक्की हो गई। 20 तारीख से 24 तारीख के बीच में इलेक्शन कमीशन ने वो समय को बुक कर लिया है कि वो अब आचार संहिता लगा देगी। इसके क्या मायने होंगे, आचार संहिता लग जाएगा तो क्या परीक्षा पर भी इसका प्रभाव पड़ जाता है, ये सोचने वाली बात होगी। क्योंकि आचार संहिता का अगर भनक जेपीएससी को लग गया था तो क्या
इसी कारण से 18 अगस्त को उसने डेट कर दिया कि 18 अगस्त को रेंजर परीक्षा और वन अधिकारी परीक्षा को ले लेगी। तो क्या ये सबके बीच में जेएसएससी सीजीएल खटाई में जा रहा है? क्या माजरा हो सकता है? जेएसएससी सीजीएल पर कौन सी एजेंसी अंदर ही अंदर काम कर रही है? कैसे सब कुछ हो जाएगा? ये आपके जेहन में जरूर से सवाल आ रहा होगा। अगर सरकार चाहे कि हम परीक्षा लेते हैं तो कोई इसमें दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये परीक्षा पुरानी परीक्षा है जो कंटिन्यूटी में हो रही है। मसलन आप समझिए कि कोई जैसे जेपीएससी को देखिए, जेपीएससी का आचार संहिता से कोई लेना देना नहीं था। लोकसभा चुनाव के समय में वो परीक्षा हो गया, रिजल्ट निकल गया और अब ये इसकी नियुक्ति भी हो जाएगी। इसी प्रकार से कई ऐसे एग्जाम थे जो आचार संहिता के दौरान हुए थे। जेएसएससी चूंकि पुरानी वैकेंसी है, इसलिए सरकार आचार संहिता के दरमियान इस परीक्षा को ले सकती है। लेकिन सवाल यही तो उठ रहा है कि क्या सरकार की लेने की मंशा है या फिर सरकार आचार संहिता का बहाना बना देगी? ये क्यों ऐसा लग रहा है? क्योंकि इस समय तक सुगबुगाहट बहुत ही धीमा है। जो पहला कारण है वो पहला कारण है कि सुगबुगाहट बहुत ही धीमा है। जिस प्रकार से तेजी दिखनी चाहिए तो वो नहीं दिख रहा है। दूसरा, आमतौर पर सरकार एजेंसी का नाम डिक्लेयर कर देती, जैसे सिपाही दौड़ को लेकर बहुत सारे कयास थे, लेकिन 2 दिन पहले ही एजेंसी का नाम डिक्लेयर किया गया कि यही एजेंसी RFID का तकनीक लेकर के आएगी। उसी प्रकार से अभी तक सरकार मन में रखी है और अंदर ही अंदर काम कर रही है एजेंसी को लेकर के, तो लोगों के बीच में थोड़ा संशय बन गया है। तीसरा, जितने स्ट्राइक रेट के साथ जेपीएससी डेट देती है, उस स्ट्राइक रेट के साथ जेएसएससी अपना रेट नहीं देती है। यानी कि उनका जो डेट आता है वो डेट फ्लॉप कर जाता है, तो स्टूडेंट को भरोसा नहीं हो रहा है, क्योंकि हर बार संभावित तीसरा सप्ताह ही लिखा गया था। तो ऐसे में स्टूडेंट को लग रहा है कि कैसे ये सब कुछ हो जाएगा। चौथा चीज, क्योंकि इसमें 7 लाख के आसपास स्टूडेंट है, 7 लाख, एक दिन में परीक्षा करवाना सरकार के लिए मुश्किल है। चुनाव का लास्ट समय होगा, थोड़ा बहुत भी 19-20 हो गया तो सारी जो की हुई कोशिश है सरकार की, उस पर पानी फिर जाएगा और गवर्नमेंट को इसका नुकसान सहना पड़ेगा। इसलिए बहुत फूंक फूंक करके कदम जेएमएम और कांग्रेस की सरकार रख रही है और उनको ऐसा लग रहा है कि इस परीक्षा में जब तक 100% श्योरिटी नहीं हो कि परीक्षा हम ठीक से ले लेंगे, क्वेश्चन पेपर किसी सूरत में लीक नहीं होगा, इन्विजिलेटर को सही से जानकारी दी जाएगी, सेंटर में किसी प्रकार का अनहोनी और परेशानी नहीं होगा, तब तक हम इस परीक्षा को थोड़ा इंतजार के रूप में करवा लेंगे। तो ये एक बड़ा कारण और चुनौती है कि क्यों सरकार ऐसा चाह रही कि इस एग्जाम को थोड़ा फूक फूक करके देखे, थोड़ा आराम से इस परीक्षा को ले। लेकिन गवर्नमेंट के लिए अगर एग्जाम नहीं लेती है तब क्या होगा? इसका सीधा निगेटिव मैसेज चला जाएगा। युवा जो परेशान है वो सरकार के एंटी कैंपेन कर देंगे, सोशल मीडिया में एंटी लिखते ही हैं। इससे गवर्नमेंट के खिलाफ में एक प्रचार हो जाएगा जो सरकार नहीं चाहेगी। इसलिए गवर्नमेंट की कोशिश है, ये नहीं सोचना कि सरकार कोशिश नहीं कर रही है, सरकार की कोशिश हो रही है कि वो परीक्षा ले ले, लेकिन सर्कमस्टांसेस ऐसा बनता जा रहा है कि जैसे होता है ना कि मैच हो रहा है और पानी बरस रहा है, तो 1-2 बार पिच का मुआयना होता है, उसके बाद धीरे धीरे एक समय ऐसा आता है जब दर्शक को भी लगने लगता है कि अब छोड़ दिया जाए, ये मैच अगले बार ठीक रहेगा। उसी प्रकार से सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस ऐसा बनता जा रहा है कि जब स्टूडेंट खुद बोलेंगे कि ठीक है ये परीक्षा अब चुनाव के बाद हो जाता फिर से नई सरकार में तो ज्यादा बेहतर होता, चाहे इसी सरकार को रिपीट करना है अगली बार तो उसमें हो जाता तो ज्यादा बेहतर होता। ये एक बड़ा मुद्दा है और यही कारण है कि स्टूडेंट की परेशानी बढ़ती जा रही है। वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनको जो पॉजिटिव वाइब होना चाहिए वो उनको नजर नहीं आ रहा है। हमारे विश्लेषण पर हजारों लोगों का भरोसा बढ़ रहा है, लोग अब पूरा भरोसा करते हैं। 1 या 2 लोगों को छोड़ करके अधिकांश लोग पॉजिटिव कमेंट लिख रहे हैं और वो जो 2 लोग हैं वो भी बाद में मान जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है शुरू में कि नहीं
सर का तो विश्लेषण सही नहीं था, लेकिन बाद में उनको भी विश्वास हो जाता है कि इन्हीं का विश्लेषण जो है वो ज्यादा सटीक है और बाकी सारे न्यूज का विश्लेषण हमारे विश्लेषण के बाद ही आता है। इसलिए भरोसा बढ़ता जा रहा है। इसके लिए हम शुक्रिया अदा करेंगे आपका कि आप इसी प्रकार से हमारे साथ में जुड़े रहिएगा। अब आपको सुनवाते हैं, पहले बाबूलाल मरंडी का इस बयान को सुन लीजिए और फिर आपको समझ में आएगा कि इसके क्या मायने हैं और क्या झारखंड के अंदर एक नया राज्य बनने वाला है। देखिए इसको। मांग के हमने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखा है कि भाई आप एसआईटी गठित करिए और पूरे मामलों की जांच कराइए। आखिर आदिवासी की पॉपुलेशन अगर लगातार इसी प्रकार से कम होते रहेगी तो उसका दुष्प्रभाव क्या होगा, क्योंकि आदिवासी को आबादी के प्रोपोर्शनेट विधानसभा में भी और लोकसभा में भी रिजर्वेशन मिला हुआ है और सरकारी सेवाओं में भी उनका आबादी के अनुपात रिजर्वेशन। अगर ये आबादी घटती चली गई तो उनका लोकसभा और विधानसभा की सीटें भी घटेगी, सरकारी सेवाओं में जो जॉब है वो भी कम होगी और फिर उनका जल जंगल जमीन से भी आज वो कुशेद हो रहे हैं। तो आप देखेंगे कि आज भी संथाल परगना में चले जाइएगा, साहेबगंज पाकुड़ के क्षेत्र में कई एक ट्राइबल लड़की मुस्लिम लड़कों से शादी किया और वो मुखिया बने हुए। ऐसे मैंने आपको कई केस मिलेंगे। तो आगे चल करके अगर इसी प्रकार से आबादी बढ़ेगी तो फिर ट्राइबल के हाथ ना विधानसभा हाथ लगेगा, ना लोकसभा, ना सरकारी सेवाओं में कोई जगह। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? बाबूलाल मरंडी और बीजेपी के अमर कुमार बावरी सहित तमाम नेता, चाहे दीपक प्रकाश का आप सोशल मीडिया हैंडल देखें, लोकसभा के अंदर निशिकांत दुबे ने जब मुद्दा उठा दिया कि संथाल परगना में आदिवासी की संख्या घट गई है। 1911 के आसपास ये 51 में 36% था, 36% था और वो वर्तमान में 2011 में सिर्फ 26% है। 10% आदिवासी कहाँ चले गए? या तो आदिवासी उतने रह गए और बाकी जनसंख्या तेजी से ग्रो कर गया, एक कारण ये हो सकता है। दूसरा, आदिवासियों का धर्म परिवर्तन हो गया, दूसरा कारण ये हो सकता है। और तीसरा कि आदिवासी वहां से पलायन कर गए, माइग्रेट कर गए, ये भी कारण हो सकता है। ये तीन बड़ा मुद्दा है। बाबूलाल मरंडी इसलिए सवाल उठा रहे हैं कि मुस्लिम की आबादी 9% से 14.5% हो गया, वहीं आदिवासी 10% घट गया, हिंदू की आबादी 88% से घटकर 81% हो गया। ये चुनावी समीकरण भी हो सकता है, लेकिन बीजेपी इस चुनाव में स्टूडेंट के मुद्दा से ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा अब इसे बना रही है और हर बार अब इसी मुद्दे को आगे ला रही है। इसके मायने क्या है? क्योंकि बीजेपी को ऐसा लगता है कि जेएमएम के पास आदिवासियों का कोर वोटर बैंक है जो आज भी हेमंत सोरेन के साथ में जुड़ा हुआ है। उस आदिवासी वोट बैंक का जब तक 10 से 15% लोग टूटकर बीजेपी की ओर वोटिंग पैटर्न पर नहीं आते हैं तो बीजेपी एसटी सीट को जीतना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। बीजेपी लगातार इसलिए इस हमले को कर रही है ताकि जो 10 सीट है उस क्षेत्र का विधानसभा में जो एसटी का जो मार्किंग लाइन है कि जिसमें एसटी डिसाइड करेंगे, उस सीट पर बीजेपी ने जोर लगा दिया है। उसका कहना है कि यहाँ पर आदिवासियों को सोचना चाहिए कि आदिवासी मुख्यमंत्री के बाद उनकी संख्या तेजी से घट रही है और इसे किसी न किसी हालत में रोकना पड़ेगा। वहीं जेएमएम बार बार इस मुद्दे को अब उठाना शुरू कर दी है कि ये सबके बीच में झारखंड के अंदर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया जा रहा है जिसमें मुर्शिदाबाद होगा, जिसमें दुमका वाला क्षेत्र होगा, जिसमें बंगाल का मालदा का क्षेत्र होगा। इस क्षेत्र को मिलाकर एक यूनियन टेरिटरी बनाया जाएगा और झारखंड को बांट दिया जाएगा। जिस बुनियाद पर झारखंड बना था वो झारखंड नहीं रहेगा। यानी कि जेएमएम भी इस मुद्दे को समझ पा रही है और इसी मुद्दे को बार बार उठाकर बताना चाहती है कि झारखंड को अलग, अब झारखंड के अंदर कोई यूनियन टेरिटरी बनने हम नहीं देंगे। हालांकि नया राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाने के लिए पूरी शक्ति
संविधान का अनुच्छेद 3 और 4 केंद्र सरकार को देता है। इसमें राज्य की कोई भी भूमिका नहीं होती है, ना ही इसे सुप्रीम कोर्ट रोक सकती है। राज्य को सिर्फ सलाह देने की शक्ति है। जब राज्य बनाया जाएगा, एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाएगा, तो राज्य से पूछा जाएगा, उसे एडवाइस देने की शक्ति है। उस एडवाइस को माने या नहीं माने, ये शक्ति भी केंद्र सरकार के पास दे दी गई है। ऐसे में केंद्र सरकार के इसी मुद्दे को जेएमएम चुनाव में उठाना चाहती है। वह लोगों को समझाना चाहती है कि इस झारखंड राज्य को बांटने की साजिश हो रही है। इस मुद्दे को उठाकर कि आदिवासी की संख्या संथाल परगना में 36 से घटकर 26% हो गया है, लेकिन बीजेपी इसे एक मौका मानती है, एक अवसर के रूप में देख रही है और इस मुद्दे को उठाकर बीजेपी चाहती है कि वह राजनीति में एक ग्राफ को ऊंचा कर ले और जेएमएम को बैकफुट पर ढकेल दे। ये सबके बीच में मुद्दा जेएसएससी सीजीएल पीछे छूटता जा रहा है। नया जेपीएससी का कोई संभावना दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि युवाओं का भविष्य क्या होगा झारखंड में, ये आने वाले समय में पता चलेगा। हम आपको लगातार कोशिश करते हैं सरकार के अंदर क्या चल रहा है और बाहर क्या चल रहा है, पक्ष क्या चाहता है और विपक्ष क्या चाहता है। सच्चा और ईमानदार विश्लेषण के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।